भाई साहब वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। बेटा 2 मिनट्स है लेफ्ट टू गुड आफ्टरनून, बट गुड आफ्टरनून है। अब सुनते जाओ सारे बच्चे। भाई अपने ना ये थ्योरी के क्वेश्चंस हैं। मैंने क्या करा है, आप लोगों को जो अभी आपके दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चंस हैं बेटा, मैंने सारे इकट्ठे कर दिए। ठीक है, अब ये असाइनमेंट हमने पक्का करके जानी है। बेटा अपना माइक ऑफ करो, धैर्य। चलिए हम लोग पहले कुछ ट्रू एंड फॉल्स करते हैं। अंजलि अपना कैमरा ऑन करो बेटा, मैं दोबारा नहीं बोलूंगा बच्चों को। भाई साहब हम लोग ना कुछ ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस करेंगे और अपनी कॉपीज ले लीजिए, क्योंकि इसके आंसर आपको लिखने हैं मेरे साथ क्लास में। जल्दी। I want you to write down the answers. Why? Because otherwise हम लोग को कभी हैबिट नहीं होगा आंसर लिखने का। And moreover, I will dictate and you have to write down. ठीक है, I'll explain and dictate. Okay. सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन। भाई साहब फर्स्ट क्वेश्चन, गुड्स वर्थ ₹600 taken by proprietor for personal use should be credited to capital account. अब अगर आप याद करोगे, जब प्रोप्राइटर पर्सनल यूज के लिए गुड्स लेता था, हम एंट्री करते थे ड्रॉइंग्स टू परचेजेस। बच्चे याद करो बेटा, ड्रॉइंग्स टू परचेजेस हमारी ये जर्नल एंट्री होती थी। तो एंट्री वॉज ड्रॉइंग्स टू परचेजेस। उसने क्या लिखा है? उसने लिखा है भाई कि इसको तुम कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दो। क्या वो सही है? नहीं, वो सही नहीं है। तो लिखो आंसर। स्टार्टिंग ऐसे लिखनी है, फॉल्स। पहले लिखना भैया फॉल्स। फॉल्स के बाद आगे डैश देके उसका रीजन लिखना है। याद रखो, ये बेसिकली 2 नंबर का क्वेश्चन होता है। 1 नंबर ट्रू फॉल्स के, 1 नंबर रीजन के। अगर रीजन नहीं लिखोगे, समझ 1 नंबर गया मतलब। ठीक है, राइट डाउन। Goods taken by proprietor. Goods taken by proprietor should be credited to purchase account. Should be credited to purchase account since less goods are left. Since less goods are left for the business. Since less goods are left for the business, or goods are decreasing, or goods are decreasing in the business, or goods are decreasing in the business. देखो बेटा, अकाउंट्स का बेसिक रूल है, अगर जब भी गुड्स जाएं और पैसे ना आए, गुड्स आर डिक्रीजिंग बट मनी इज नॉट कमिंग इन, हम हमेशा परचेजेस को क्रेडिट करते हैं। वेन एवर गुड्स आर गोइंग आउट बट मनी इज नॉट कमिंग इन, हम हमेशा किसको क्रेडिट करते हैं? परचेजेस को। यह फंडा आपने याद रखना है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट भाई साहब, जिसको जो नहीं समझ में आएगा प्लीज एक बार अपना हैंड रेस कर लेना। ऑनलाइन वाले बच्चे माइक ऑन करके दोबारा बोल लेना, ठीक है, पूछ लेना। नेक्स्ट, Mrs. Raj Yogan Company runs a cafe. They renovated some of the old cabins. Because of this renovation, some space made free and number of cabins was increased from 25 to 28. मतलब जो नंबर ऑफ कैबिन्स है बेटा वो 25 से 28 हो गए। मतलब हमारी बिजनेस में कैपेसिटी बढ़ गई है। याद रखना, कैपेसिटी बढ़ी है। ओके, अब जो टोटल एक्सपेंडिचर 50,000 का है, उसको हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया है। क्या वो सही है? नहीं, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। बिकॉज कोई चीज अगर आपकी कैपेसिटी बढ़ा देती है तो वो ऑटोमेटिकली कौन सा खर्चा हो जाता है बच्चा? वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो लिखिए आंसर, लिखिए पहले फॉल्स। फॉल्स के बाद लिखें बेटा अपने कैमरास प्लीज ऑन रखना। कैमरास ऑन इज कंपलसरी, मैं दोबारा से बोल रहा हूं, फॉल्स। आगे लिखिए रेनोवेशन ऑफ केबिन्स। रेनोवेशन ऑफ केबिन्स
increases the number of cabins. Renovation of cabins increases the number of cabins. Hence, any increase in the working capacity of business, any increase in the working capacity of the business is known as capital expenditure, is known as capital expenditure. Okay guys, is this clear? Good. आगे आइए. Third point, beta, if the amount is posted in the wrong account or it is written on the wrong side, it is called error of principal. आपको पता है ये error of commission होता था, अगर बच्चे याद करें तो. देखो पॉइंट पता है क्या है, हम लोग को आंसर हिंदी में आता है बट उसको लैंग्वेज में कैसे लिखना है, इसीलिए मैं क्लास में चाहता हूं तो मेरे साथ साथ लिखो. राइट तो लिखिए आंसर फॉल्स, फॉल्स लिखकर आगे डैश दीजिए. राइट डाउन, इफ अमाउंट इज पोस्टेड ऑन रॉन्ग साइड or in the wrong account, it is known as error of commission. It is known as error of commission. It is known as error of commission. सर हम लोग को रीजन कितने लाइन का लिखना है भाई? एक या 1.5 लाइन, मैक्सिमम 2 लाइन, उससे ऊपर ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा. मैं तुम्हें सही बता रहा हूं. देखो तुम्हारा यहां पर क्या है, ये सीए एग्जाम्स है बच्चा, यहां बीकॉम नहीं है कि जितना ज्यादा लिखोगे तो उतने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे. यहां पर क्या, तुम्हारा कंटेंट सही होना चाहिए, चाहे तुम 2 लाइन लिखो बट सही लिखो. इज दिस क्लियर? ओके. नेक्स्ट, डेप्रीसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है, उससे कोई कैश आउटफ्लो नहीं होता. ट्रू, इट इज ट्रू, क्योंकि डेप्रीसिएशन एक्चुअली में नॉन कैश होता है. तो लिखिए आंसर इज ट्रू और आगे डैश दीजिए. डेप्रीसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस. Because unlike other expenses, it does not result in cash outflow. It does not result in cash outflow. It does not result in cash outflow. Okay, next. There are 2 ways of preparing an account current. गलत. अकाउंट करंट की थ्योरी याद करो, 3 मेथड होते थे. ठीक है भैया, अकाउंट करंट के 3 मेथड होते थे. बहुत सारे बच्चों को भी याद नहीं होगा, चिंता मत करो, आ जाएगा. लिखो आंसर इसका फॉल्स. फॉल्स के आगे डैश देके लिखो. देयर आर 3 मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंट करंट. There are 3 methods of preparing account current. Number 1, interest tables method. तुम्हें नाम सुन के याद आएगा. Number 1, interest tables method. Number 2, products method. Good, कुछ बच्चे बीच में बोल रहे हैं, अच्छी बात है. Products method. नंबर 3 याद कराओ बेटा, पासबुक वाला. पासबुक वाला, इट इज कॉल्ड एज मीन्स ऑफ प्रोडक्ट बैलेंसेस मेथड या प्रोडक्ट बैलेंसेस मेथड. ठीक है, सिंपल सी भाषा में मीन्स ऑफ प्रोडक्ट बैलेंसेस या बैलेंसेस मेथड.
तीन मेथड होते थे, याद करो। इंट्रास्टेबल एक होता था, प्रोडक्ट्स मेथड, कुछ ना मेंशन और प्रोडक्ट्स मेथड फॉलो करना है, और एक हम लोग पासबुक वाला मेथड फॉलो करते थे जो बैंक फॉलो करता था। ओके, नेक्स्ट, एडिशनल कमीशन पेड टू कंसाइनी who agrees to bear the loss on account of bad debts is called overriding commission. क्या बोलते थे इसको? डेल क्रेडिट कमीशन। लिखो आंसर, फॉल्स, फॉल्स। आगे डैश दीजिए, लिखिए एडिशनल कमीशन टू कंसाइनी, एडिशनल कमीशन टू कंसाइनी who agrees to bear the bad debts who agrees to bear the bad debts is called as del crede commission. डेल क्रेडे के स्पेलिंग याद है सारे बच्चों को? DEL, फिर आगे CREDERE, याद रखिएगा, डेल क्रेडे कमीशन। नेक्स्ट, a partnership firm cannot own any assets. Yes, it's true. याद रखना, पार्टनरशिप और कंपनी में यही फर्क होता है। कंपनी की सेपरेट आइडेंटिटी होती है, पार्टनरशिप की सेपरेट आइडेंटिटी नहीं होती। तो लिखो, अ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट, अच्छा ट्रू लिखना है पहले, सॉरी, ट्रू, ट्रू लिखकर, अ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट अ distinct legal entity. A partnership firm is not a distinct legal entity. Hence, cannot own any assets. Cannot own any assets. The assets are owned by the partners of the firm. The assets are owned by the partners of the firm. The assets are owned by the partners of the firm. Okay, next. Goodwill is an intangible asset, therefore it cannot be valued. हाँ जी, क्या बोलते हो? False. अगर हम इसकी बात सुने तो भैया जितना पार्टनरशिप में हम गुडविल गुडविल खेल कराएं सब बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो लिखिए फॉल्स। आगे लिखिए फॉल्स लिखकर, इवन दाउ गुडविल इज एन इनटैंजिबल एसेट, even though goodwill is an intangible asset, but it can be valued in terms of money, but it can be valued in terms of money and also measured in physical units. आपको पता है गुडविल को हम लोग कई बार यूनिट्स में निकाल लेते हैं, तो गुडविल को हम लोग बच्चा फिजिकल यूनिट्स या वैल्यू कर सकते हैं मनी के फॉर्म में, वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी एंड ऑल्सो मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ फिजिकल यूनिट्स। इज दिस क्लियर? गुड, आगे लिखिए बेटा, लिखने की प्रैक्टिस होगी तभी हम एग्जाम में लिख पाएंगे। राइट डाउन, फीस रिसीव फॉर लाइफ मेंबरशिप इज अ रेवेन्यू रिसीव। एनपीओ याद है बच्चों को? बेटा लाइफ मेंबरशिप होती है कि एक बार पैसा आ गया। याद करो, मैं क्लास में एग्जाम्पल देता था, भाई साहब आप एक काम करो, आप मुझे ना एक बार में सारा पैसा दे दो और सारी जिंदगी आईसीएम में पढ़ते रहो। याद आया एग्जाम्पल? तो बेटा ये बेसिकली कैपिटल रिसीप्ट होता है, क्योंकि लाइफ लॉन्ग आपको सर्विसेज देनी है। इज दिस क्लियर? इट इज बेसिकली अ कैपिटल रिसीप्ट। तो राइट डाउन, आंसर इज फॉल्स। आगे लिखिए डैश देकर, लाइफ मेंबरशिप फीस received is a capital receipt. Is a capital receipt.
बिकॉज इट इज ऑफ नॉन रेकरिंग नेचर, बिकॉज इट इज ऑफ नॉन रेकरिंग नेचर, मतलब ये बार बार नहीं पे करनी पड़ती, एंड इट इज एडेड टू कैपिटल फंड, एंड इट इज एडेड टू कैपिटल फंड। इसको हम लोग कैपिटल फंड में दिखाते हैं, याद रखना कहां दिखाते हैं भाई इसको, कैपिटल फंड में। ओके, एवरीबडी इज क्लियर, गुड। आगे सुनिए, नेक्स्ट, when shares are forfeited, the share capital account is debited with called up capital of shares forfeited, and share forfeiture account is credited with calls in areas of share forfeited। अब समझो, वो कहते हैं जब हम शेयर फोरफीट करते हैं तो शेयर कैपिटल को हम डेबिट करते हैं कॉल्ड अप कैपिटल से। देखो अगर आप याद करोगे, मैं तुम्हें एंट्री याद कराता हूं फोरफीचर की। भाई साहब हम लोग शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं, ठीक है यार, कॉल्ड अप वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर फोरफीटेड के साथ, वो ठीक है, ये हम लोग करते होते थे, कॉल्ड अप वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर फोरफीटेड। तो देखो एक चीज है, सम का पार्शियल स्टेटमेंट तो ट्रू है, ठीक है, आगे पढ़ो। बोलता है शेयर फोरफीचर को हम क्रेडिट करते थे एरियर्स के साथ ना। अब याद करो, शेयर फोरफीटेड को हम लोग क्रेडिट करते थे एंट्री में जो तुमने अमाउंट रिसीव करा है उसके साथ। एरियर्स के साथ बेटा आप लोग कॉल्स इन एरियर्स को क्रेडिट करते थे, राइट। तो सम का पार्शियल ट्रू है, पार्शियल फॉल्स है, बट इसका फिर आंसर आपको फॉल्स ही लिखना है क्योंकि इंटायर स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, राइट। तो लिखिए आंसर फॉल्स, राइट डाउन प्लीज, आंसर क्या है, फॉल्स, राइट डाउन। व्हेन शेयर्स आर फोरफीटेड, when shares are forfeited, share capital is debited with called up capital, share capital is debited with called up capital, however share forfeiture account is credited with amount received, share forfeiture account is credited with amount received, amount received। हाँ जी, ये क्लियर है। चलो भाई, ये हो गया भाई अपना पहला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, कुछ ऐसे थ्योरी के क्वेश्चंस होंगे मैं जो तुम्हें रेकमेंड करूंगा तुम लोग उसको बुक से पढ़ोगे। आपको याद होगा भाई हमारा एक सिंपल सा प्रिंसिपल होता था, एक होता था मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ये तुम लोग को मेरी बुक में भी स्टार्टिंग चैप्टर्स में थ्योरी मिल जाएगी। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या होता था बेटा, इसको मैं लिखवाऊंगा नहीं, यू कैन रीड इट फ्रॉम द बुक्स एंड राइट इट डाउन। बच्चा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या होता था, एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ मनी इज एक्चुअली रिकॉर्डेड इन बिजनेस। मैं अपनी मम्मी को बहुत प्यार करता हूं बेटा, कितना प्यार करता हूं वो क्या हम किताबों में रिकॉर्ड कर सकते हैं, नहीं। तो जिस चीज की मनी में वैल्यू नहीं है उसको हम किताबों में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। फिर हमारे पास एक होता था मैचिंग कंसेप्ट। अब देखो ये डिपेंड करता है मार्क्स कितने हैं। अगर मान लो 2-2 मार्क्स ईच आया तो 2-2 पॉइंट्स लिख दो। कुछ होशियार चंदों को ज्यादा आता होता है, वो पेपर में क्या करते हैं, 2 नंबर का आया मेरे को 3 पॉइंट आते हैं, मैं 3 लिख कर आऊंगा, कोई फायदा नहीं, याद रखो, ठीक है। हां, अगर तुम 1 पॉइंट को लेकर अनश्योर हो तो 3 लिखाओ, फिर जो 2 सही होंगे उसके नंबर मिलते। तो भाई साहब इस तरह से कर सकते हो। वैसे ये थ्योरी इजी, इसमें क्या अनश्योर होना। मैचिंग कंसेप्ट क्या होता है भाई, हम लोग हमेशा प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, कॉस्ट और रेवेन्यू को मैच कराकर, ठीक है। जैसे हम सपोज कर लो भैया कॉस्ट को और रेवेन्यू को आपस में कंपेयर करा तभी प्रॉफिट निकलता, उसको मैचिंग कंसेप्ट बोलते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रेवेन्यू को दिखाते हैं, खर्चे दिखाते हैं, दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, तभी मैचिंग कंसेप्ट में प्रॉफिट आता है। फिर आपको थ्योरी में एक क्वेश्चन आता है भाई साहब, प्रोविजन और कॉन्टिजेंट लायबिलिटी में डिफरेंस क्या होता है। अगर आप याद करोगे
तो मैंने आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नोट्स दिए हुए ऐप के अंदर डाले हुए। ठीक है, बच्चे क्या करें भाई, एकदम स्टार्टिंग में ये टॉपिक कराया था कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसके अंदर मैंने आपको टेबल दिया हुआ है प्रोविजन और कॉन्टिजेंट लायबिलिटी में क्या डिफरेंस होता है। तो ये दोबारा नहीं लिखवा रहा बिकॉज ये क्लास नोट्स में दिया हुआ है, आपको वहां से खोल के पढ़ना पड़ेगा। अब ऑन द लास्ट स्टेज किसी को नोट्स नहीं मिलेंगे, ऐप में सर्च कर लो, नहीं मिलते मुझे बता देना, मैं दोबारा से अपलोड कर दूंगा। राइट, अब प्रोविजन क्या होता है, देखो प्रोविजन में जो अमाउंट होता है ना वो अनसर्टन होता है। मेरी बात को सुनना, प्रोविजन में अमाउंट क्या होता है बच्चा, अनसर्टन। देखो मुझे एक लायबिलिटी होती है, मुझे पता लायबिलिटी है, उस लायबिलिटी को मैं कैलकुलेट कर सकता हूं बट मुझे अमाउंट का नहीं पता। बेस्ट एग्जांपल प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, मुझे पता मेरे बिजनेस में बैड डेब्ट हो सकता है। प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, मुझे पता मेरे बिजनेस में डेप्रीसिएशन हो सकती है, बट क्या मैं उसका अमाउंट पहले से एग्जैक्ट एस्टिमेट कर सकता हूं, नहीं कर सकता। इसीलिए मैं क्या करता हूं, उसका एक प्रोविजन या रिजर्व बना लेता हूं। ठीक है, अब बात आती है कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, ये एक पॉसिबल ऑब्लिगेशन होता है। देखो फर्क क्या है, प्रोविजन इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली, बट कॉन्टिजेंट लायबिलिटी इज अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन विच मे और मे नॉट अराइज। प्रोविजन में सर्टेनिटी है कि अराइज तो होगा, अभी नहीं होगा तो थोड़ी देर के बाद होगा, बट कॉन्टिजेंट लायबिलिटी में यह सर्टेनिटी नहीं होती कि अराइज होगा ही होगा। लाइक दो भाइयों का केस चल रहा है भाई, तुम अगर मान लो उसमें से एक हो, तुम अगर केस हार जाओगे तो पैसे देने पड़ेंगे, अगर तुम केस जीत जाओगे तो पैसे नहीं देने पड़ेंगे। इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक है, ये बातें आपने याद रखनी है। देखो दोस्तों, ये सारा कुछ डिपेंड करेगा कि तुम लोग का वहां पर आंसर क्या लिखा है तुमने। फिर ये ना मैं तुम्हें कुछ जर्नल एंट्रीज दे रहा हूं प्रैक्टिस करने के लिए। तुम लोग को बेटा इसकी जर्नल एंट्रीज पास करनी है। ध्यान से देखिएगा, ये एंट्रीज एक्चुअली में बहुत अच्छी अच्छी हैं, इसलिए इसको सिलेक्ट करा है। सर हमें एंट्रीज आ सकती है, आ सकती है भाई, कैशबुक आ सकता है जब पेपर में। अच्छा, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जो छोटे छोटे चैप्टर्स होते हैं छोड़ जाते हैं, ट्रिपल कॉलम कैशबुक छोड़ दिया सर, आता ही नहीं पेपर में। भाई पेपर में आ गया था 10 नंबर का, सॉरी 5 नंबर का आया था, आई थिंक इट वॉज देयर इन दिसंबर 22 एग्जाम्स, राइट। तो भाई साहब 5 नंबर का आ गया था पेपर में। तो तुम लोग ये गलती बिल्कुल मत करना, ये छोटे छोटे चैप्टर्स को इग्नोर नहीं करना। जैसे अगर हम पहले की एंट्री करें, क्या लिखता है, एक परचेज है 5600 का अजीत एंड कंपनी से, उसको रिकॉर्ड कर दिया हमने इन द अकाउंट्स ऑफ अमित एंड कंपनी। ठीक है, अब डे बुक एंट्री हैज बीन ऑल्सो पास्ड इनकरेक्टली। डे बुक मतलब परचेज को भी गलत रिकॉर्ड करा। अब डे बुक कौन सी होगी, परचेज बुक। सबसे पहले एक बात सोचो, दिस इज लाइक अ रेक्टिफिकेशन। तुमने अजीत से परचेज करा तो योर एंट्री शुड बी परचेज टू अजीत। हाँ जी बच्चा बताओ, ये क्लियर है? ओके, नाउ परचेज टू अजीत शुड हैव बीन 5600। ठीक है, सो व्हाट यू हैव डन इज, आपने इसको 5600 से रिकॉर्ड करना था। आपने क्या कर दिया भाई, आपने परचेज टू क्या नाम है बंदे का, अमित। अमित के अंदर रिकॉर्ड करा 6500 से, क्योंकि लिखा है डेबुक एंट्री भी गलत पास करिए। नाउ अजीत को क्रेडिट करना था, हमने नहीं करा हुआ, तो भाई साहब अजीत को आप कर दो क्रेडिट, कितने से, 5600 से। अब अमित को मुझे क्रेडिट नहीं करना था, मैं उसको कैंसल करने के लिए वापस से डेबिट करूंगा, कर दिया। अब परचेज मुझे 5600 से करना था, मैंने 65 से करा हुआ, तो बेटा परचेज को ज्यादा डेबिट कराए, उसका 900 से इफेक्ट कैंसिल करूंगा। बताओ बच्चा, इज दिस डन? किसी बच्चे को डाउट? ऑनलाइन वाले भी देख लेना भाई। इफ एनीवन हैज अ डाउट, एनी स्वीट किड हैज अ डाउट, प्लीज डू लेट मी नो। किसी बच्चे को डाउट होगा बच्चा तो प्लीज बता देना। ओके, नेक्स्ट। एक सेल करा 9800 का बंतु को, उसको रिकॉर्ड कर दिया बिंदु के अकाउंट में 8900। रुको भैया, बंतु को सेल करा, बिंदु में रिकॉर्ड करा, समझो।
अब बच्चा अगर देखते हो डे बुक एंट्री हैज ऑल्सो बीन इनकरेक्टली पास, देखो एंट्री शुड हैव बीन बंतु अकाउंट डेबिट टू सेल्स, राइट। अमाउंट कितना है बंतु का 9,800। आपने बिंदु टू सेल्स रिकॉर्ड करा है, बेटा कितने से रिकॉर्ड करा है 8,900 से रिकॉर्ड करा। कितने से रिकॉर्ड कर दिया मेरे भाई 8,900 से। अब बच्चों बंतु को करना था डेबिट, ओके तो भाई बंतु को मुझे करना था डेबिट, नहीं करा हुआ। बिंदु को आपने कर दिया कैंसिल करने के लिए क्रेडिट। अब सोचो भाई सेल्स को मुझे 9,800 से क्रेडिट करना था, मैंने करा हुआ है 8,900 से। बेटा मैं सेल्स को और क्रेडिट करूंगा कितने से 900 से। चलो नेक्स्ट देखते जाओ। डिस्काउंट अलाउड 560, बेटा मैं किसी को डिस्काउंट अलाउ कर रहा हूं 560 का, उसको मैंने क्या करा पोस्ट कर दिया कमीशन में। अच्छा अभी आगे सुनना, बहुत शानदार चीज है। उसको कमीशन में डाला, फिर आगे लिखा है कैश बुक टोटल शुड बी 650 बिकॉज डिस्काउंट अलाउड ऑफ 92 मिसेस सपना ब्रदर्स हैज बीन ओमिटेड। अब पॉइंट को समझो, मतलब यहां पर दो गड़बड़ है। देखो अब समझो, एक एंट्री क्या होती है बेटा, आपको डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करना था 560 से, आपने उसके बदले किसको डेबिट कर दिया कमीशन को, वो भी कितने से 650 से। आई एम सॉरी मेरे भाई 650 से, ठीक है आई थिंक 650, हां कमीशन, सॉरी हमने कमीशन 560 से ही करा है। सॉरी बच्चा, इसके लिए बेटा प्लीज थोड़ा सा बेयर करिएगा भाई, आज संडे है माफ कर देना, प्लीज मत निकालना। ओके तो भाई डिस्काउंट अलाउड और कमीशन 560 आ गया। अब दोस्तों प्रॉब्लम यह है, कहता है एक और एंट्री थी उसमें मेरे को डिस्काउंट अलाउड टू सपना करना था 90 से, मैंने वो करा ही नहीं। कहता है डिस्काउंट अलाउड का टोटल सारा मिला के ना 650 होना चाहिए था, क्योंकि मैंने एक डिस्काउंट अलाउड की एंट्री और नहीं करी। अब देखो ये डबल मिस्टेक है, इसको ठीक कैसे करूंगा समझो भाई। डिस्काउंट अलाउड को अगर तुम प्रैक्टिकली चेक करो तो 560 से डेबिट करना था और 90 से डेबिट करना था। मैंने कितने से डेबिट कर दिया उसको, मेरे को उसको टोटल करना है बच्चा। अब डेबिट यहां पर दोनों मिलाकर जो मुझे डेबिट करना है वो करना है 650 से। इज दिस क्लियर? अब मैंने उसको कमीशन के साथ डेबिट करा है, कमीशन के साथ डेबिट करा है तो कमीशन को मैं क्रेडिट करूंगा। अमाउंट कितना है 560। सपना को मुझे क्रेडिट करना था तो सपना को मैंने क्रेडिट नहीं करा, अब कर दूंगा। कितने से करूंगा बच्चा बताओ? ये एंट्री क्लियर है सबको? देख लो भाई, किसी बच्चे को डेबिट या क्रेडिट में कोई डाउट? ठीक है नेक्स्ट आ जाइए भाई। आपको बोला है एक चेक 9,700 का, ठीक है। अब अगर आप नोटिस करते हो 9,700 का चेक था, ड्रॉ करा बंतु ब्रदर्स ने, डिसऑनर हो गया। अब बताओ उसको गलती से मैंने क्या करा, भक्त में डाल दिया। अच्छा एक बात बताओ, जब चेक डिसऑनर होता है तो मैं नॉर्मली एंट्री क्या करता हूं, मैंने बंतु से पैसे लेने, बंतु से पैसे लेने और बैंक को मैं क्रेडिट करूंगा, राइट। 9,700 से बोलता आपने करा क्या मेरे भाई, आपने ना भक्त में डाल दिया।
भाई साहब आपने किस में डाल दिया? भक्त में। बच्चों इज दिस क्लियर? तो बंतु को मुझे डेबिट करना था 9700 से, मैंने किस में डाल दिया? भक्त में। अब यहां पर बंतु को 9700 से डेबिट नहीं करा, अब कर दूंगा। और भक्त को जो मैंने यहां पर कर दिया है, तो बच्चा भक्त को मैं क्या करूंगा? अल्टीमेटली 9700 से कैंसिल करूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। सो बच्चों याद रखना, एंट्री होगी बंतु टू भक्त। अच्छा, अब सारे बच्चे ना एक नीचे सवाल का जवाब दो। ये सारी ऊपर एंट्रीज के साथ क्या तुम्हारा बिना रेक्टिफिकेशन के ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा? ये बताओ, बताओ बेटा, ये 4 एंट्रीज के साथ तुम्हारा ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा? ये बताओ, एनीवन विद एन आंसर, यस और नो? देखो यार बहुत सिंपल सी बात है, यू गेटिंग कंफ्यूज्ड। आर वी यूजिंग सस्पेंस अकाउंट? ट्रायल बैलेंस will not be equal if the error is one-sided. One-sided error will always use suspense account. Are you understanding this? In the entries just passed above, are we using suspense anywhere? That means these are two-sided errors. So trial balance will be equal even if the rectification is not done. Bacha, is this clear? You want to write this down? लिख लो प्लीज, लिखवा देता हूं। सारे बच्चे लिख लो बेटा। Since all the above errors are two-sided errors, since all the above errors are two-sided errors, trial balance will tally. Trial balance will tally even if rectification is not done. Even if rectification is not done. ठीक है, वन साइडेड में ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करता, टू साइडेड में टैली कर जाता है। इज दिस क्लियर बेटा एवरीवन? ठीक है बड़ा, ऑनलाइन में सारे बच्चे एक बार अपने थम्स अप कर दो सारे भाई। चलो दैट्स वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, शाबाश। चलो भाई अब एक चैप्टर आते हैं, आपको याद होगा भाई, कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का सीन। अब तुम लोगों को एक प्रॉब्लम यहां पे बतानी है भाई कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का सीन क्या और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का सीन क्या। समझो, मुझे ना ये खर्चे क्लासिफाई करने हैं कि कौन से खर्चे कैपिटल हैं और कौन से खर्चे रेवेन्यू हैं। ठीक है, कौन से खर्चे कैपिटल हैं और कौन से खर्चे रेवेन्यू हैं। देखो अब आपको एक छोटा सा पॉइंट आपको बताना है। यहां पर पहले एक चीज बताओ, कहीं लिखा है कि रीजन लिखो? तो नहीं लिखना, अपनी मर्जी से रीजन मत डालना शुरू कर देना, टाइम वेस्ट होगा। बड़ा बात समझ में आ गई? ठीक है, अच्छा चलो हम एक काम करते हैं। ट्रैवलिंग एक्सपेंस ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फॉर ट्रिप्स अब्रॉड फॉर परचेज ऑफ कैपिटल एसेट, मतलब एक मशीनरी खरीदने के लिए एक बंदा बाहर गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर है यार, क्योंकि मशीनरी इटसेल्फ एक कैपिटल एसेट होता है। तो ये क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अभी के लिए आप लोग CERE लिख सकते हो। ठीक है, अमाउंट स्पेंड ऑन मेकिंग फ्यू मोर एग्जिस्ट इन अ सिनेमा, एग्जिट नहीं, ये बड़ा एग्जिट होगा, सॉरी, एग्जिट इन अ सिनेमा हॉल टू कंप्लाई विद द गवर्नमेंट ऑर्डर। एक मिनट, हमने थोड़े से बेटा बाहर जाने के रास्ते और बना दिए सिनेमा हॉल में। अब आप मुझे बताओ ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू है? अच्छा कैपिटल क्यों है? कैन एनीबडी टेल मी? बेटा देखो अब यहां पर सारे बच्चे गलत हो,
ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। आप मुझे बताओ, सिनेमा हॉल के दरवाजे बाहर जाने के बना दिए आपने ज्यादा, तो उससे क्या सिनेमा हॉल में बैठने की कैपेसिटी बढ़ गई? खुद सोचो बेटा, बाहर जाने के एग्जिट है, तो खुद सोचो, क्या सिनेमा हॉल में पहले सपोज 100 सीटें थी को 150 हो गई क्या? लोग दरवाजे में भी खड़े होकर देख लेंगे। चलो ठीक है। इंश्योरेंस क्लेम, भाई साहब, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ इन्वेंट्री डैमेज बाय फायर। आप मुझे बताइए, इन्वेंट्री डैमेज बाय फायर, तो कोई भी इंश्योरेंस क्लेम अगर सपोज कर लो मुझे मिला क्योंकि कोई इन्वेंट्री थी भैया, उसमें लग गई आग। अब आप मुझे बताइए, इन्वेंट्री तुम्हारा करंट एसेट होता है, उसमें आग लगी, उसका इंश्योरेंस क्लेम मिला, तो भाई साहब वो रेवेन्यू रिसीव्ड है। अगर तुम इन्वेंट्री बेचते तो तुम्हें नॉर्मल बिजनेस की सेल इनकम आती, तो वो भी रेवेन्यू रिसीव्ड होती। तो बच्चा ये बेसिकली क्या है? रेवेन्यू रिसीव्ड। ये बेसिकली क्या है भाई? रेवेन्यू रिसीव्ड। ओके भाई, हमने क्या करा बेटा, अगर आपको इंश्योरेंस क्लेम, कोई बात नहीं बच्चा, दोबारा बता देता हूं, तुम्हें इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है, आप मुझे बताओ, इंश्योरेंस क्लेम मिलना पहली बात खर्चा तो हो नहीं सकता है, वो रिसीप्ट। बात समझ में आ रही बेटा? इंश्योरेंस क्लेम मिलना तुम्हारे लिए खर्चा तो हो नहीं सकता, वो है क्या? रिसीप्ट है। अब अगर तुम्हें रिसीप्ट हो रही है, मतलब तुम्हारे को क्या है, कोई भी इन्वेंट्री तो आग लग गई, उसका इंश्योरेंस क्लेम। अब इन्वेंट्री बड़ा तुम्हारा स्टॉक है, तो स्टॉक तुम्हारा पहली बात कैपिटल एसेट नहीं होता, करंट एसेट होता है, मतलब नॉन करंट नहीं होता, करंट एसेट होता है। तो इस केस में कोई भी तुम्हें मिल रहा है पैसा इंश्योरेंस क्लेम का, तो वो तुम्हारी कौन सी रिसीप्ट है? रेवेन्यू रिसीप्ट। आई होप इट्स क्लियर बच्चा। ओके बेटा, अगर तुम स्टॉक को उठा के दूसरी जगह लेके जा रहे हो, ये कौन सा खर्चा है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तुमने सेकेंड हैंड गाड़ी पे रिपेयर कराया भैया, ये तो तुम्हें बता चुका हूं कौन सा खर्चा है। ये सारे बच्चों को क्लियर है? जब भी तुम सेकेंड हैंड गाड़ी पे रिपेयर कराते हो, अच्छा ये न्यू कार होती तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता। चलो आगे सुनो, फिर से कुछ ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस पे आते हैं। अब देखो, क्या यहां पे लिखा है रीजन लिखनी है? हाँ जी, तो बड़ा रीजन लिखनी है। अगर नहीं लिखा तो नहीं लिखनी, अगर लिखा है रीजन लिखो तो लिखो। अच्छा अब समझो, प्रायर पीरियड आइटम्स नीड नॉट बी सेपरेटली डिस्क्लोज्ड इन द करंट स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट। देखो पहली बात, व्हाट इज प्रायर पीरियड? कुछ पुराने सालों का। होता क्या है बच्चा, कुछ ऐसे एरर्स होते हैं जो पुराने सालों में आपने रिकॉर्ड नहीं करे, तो क्या उसको हम करंट स्टेटमेंट में रिकॉर्ड कर सकते हैं? पहली बात, आंसर इज यस, रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसने बोला उसको सेपरेटली डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता देता हूं, प्रायर पीरियड आइटम को हम लोग हमेशा सेपरेटली डिस्क्लोज करते हैं, ठीक है? तो कोई अगर पुरानी चीज रह गई है तो उसको आप इस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में याद रखना, उसको आप डिस्क्लोज कर सकते हैं। तो पहली बात, इसका आंसर लिखिए फॉल्स। आगे लिखो बेटा, इसका आंसर फॉल्स, और फॉल्स के बाद डैश दो और लिखो प्रायर पीरियड आइटम्स, प्रायर पीरियड आइटम्स should be separately disclosed, should be separately disclosed in the current statement of PL, in the current statement of PL together with their nature, together with their nature and amount in current PL, in current PL, in current PL बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
पीएल इज एक्चुअली, अच्छा आपने करंट पीरियड सुनाई पड़ा, होता है बेटा, इस एक्चुअली होता है कुछ उम्र बढ़ती इंसान के कान कमजोर हो जाते हैं, इट्स ओके ठीक है। सुनो बेटा आगे, सैलरी पेड इन एडवांस इज नॉट एन एक्सपेंस बिकॉज इट नाइदर रिड्यूसेस एसेट्स नॉर इंक्रीजेस लाइबिलिटीज। बेटा एक सिंपल सी बात है, क्या एडवांस की दी हुई सैलरी खर्चा होती है? नहीं, प्रीपेड सैलरी इट इज ऑलवेज योर एसेट। ठीक है, तो राइट डाउन, आंसर इज ट्रू। आगे लिखो, ट्रू के बाद एनी एडवांस सैलरी पेड, एनी एडवांस सैलरी पेड is a current asset, is a current asset and shown in balance sheet, and shown in balance sheet because it does not relates to, because it does not relates to the current period, because it does not relates to the current period। हाँ जी बच्चा, ये क्लियर है कि एक तरह से वो क्या होता है भाई, एसेट। ओके नेक्स्ट, इफ द इफेक्ट ऑफ एरर्स कमिटेड कैंसल आउट, the errors will be called compensating errors and the trial balance will disagree। बेटा मुझे एक बात बताओ, ये तो गलत हो गया ना, क्योंकि कंपनसेटिंग एरर से तो आपका होता है ट्रायल बैलेंस मैच ही रहता है। बात समझ में आ रही है? कंपनसेटिंग क्या होता है? जो एक का इफेक्ट दूसरे के साथ मैच कर जाता है। राइट डाउन, आंसर इज फॉल्स, डैश देके लिखिए। इफ द इफेक्ट ऑफ एरर्स, if the effect of errors are cancelled out, then errors will be called as compensating errors, then errors will be called as compensating errors and the trial balance will agree। and the trial balance will agree। ओके अच्छा, आपको पता है बाय प्रोडक्ट क्या होता है? एनीवन? देखो कई बार जैसे आपको बताता हूं, थोड़ा सा थ्योरी दिमाग में रखो। सपोज कर लो बच्चा, जैसे आप एक वुड का पूरा पाइल है, लकड़ी का पूरा टुकड़ा है, उसको आप जब एक कारपेंटर उसको बेटा रब करता है अपने वहां पर उससे मशीन से, तो उसमें ना ऐसे ऐसे गोल गोल सा बुरा सा निकलता है, उसको वुड वेस्ट बोलते हैं। आपको पता है ढक्कन वो नहीं भी बनाना चाहोगे तब भी वो बन जाता है। अब उसको आप रोक सकते हो बनने से? अगर वो लेवल करेगा वुड को तो बेटा उसको कटिंग करेगा तो वो वुड वेस्ट तो आएगा ही आएगा। आपको शायद मालूम नहीं है, वो वुड वेस्ट एज अ स्क्रैप बिक जाता है। अब जो प्रोडक्ट आप नहीं चाहते हो बट वो साथ में बन जाता है, उसको क्या बोलते हैं? बाय प्रोडक्ट। अब जैसे जब पेट्रोलियम रिफाइन होता है, या पेट्रोलियम को हम लोग वहां पर फिल्टर या रिफाइन करते हैं, उसमें से गैसेस प्रोड्यूस होती है, वो गैसेस ऑटोमेटिकली, याद रखिएगा, वो बन जाती है, उसको आप स्टॉप नहीं कर सकते। अब उनको अगर सपोज आप बेच रहे हो तो क्या मैं उसको ट्रेडिंग में दिखाऊंगा? ये बताओ। अब मैं तुम्हें याद कराता हूं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हमने एक सीखा था कॉन्सेप्ट जो हमने बचपन में नहीं करा हुआ, मैन्युफैक्चरिंग। हम लोग क्या करते थे, जो भी, अब देखो बाय प्रोडक्ट ऑब्वियसली इंडस्ट्री का पार्ट है, इंडस्ट्री में बनता है, कुछ प्रोडक्शन की बात हो रही है, तो हम लोग यहां पर एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते थे और मैन्युफैक्चरिंग में सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट को दिखाते थे क्रेडिट साइड पे।
तो वो ट्रेडिंग में नहीं दिखाया जाता, वो कहां दिखाया जाता है? मैन्युफैक्चरिंग में। तो लिखिए आंसर फॉल्स। लिखो आंसर बेटा फॉल्स। द सेल वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट, the sale value of byproduct is credited to manufacturing account and not to trading account, and not to trading account. Okay, next, number 5. In case of consignment sale, ownership of the goods will be transferred to consignee at the time of receiving of goods. बेटा कंसाइनमेंट में आपका वो एजेंट होता है, हम एजेंट को क्या कभी गुड्स ट्रांसफर कर देते, ओनरशिप देते? नहीं, उसके पास सिर्फ पोजेशन होता है। तो राइट डाउन आंसर इज फॉल्स, अ बिग फॉल्स। और आगे लिखिए इन कंसाइनमेंट सेल, लिखो बेटा आंसर इज फॉल्स। और आगे लिखिए इन कंसाइनमेंट सेल द ओनरशिप ऑफ द गुड्स इज नॉट ट्रांसफर टू कंसाइनी, comma, he just gets the possession of the goods. He just gets the possession of the goods because he is the agent of consignor. Because he is the agent of the consignor. वो बच्चा कौन है? कंसाइनर का एजेंट है, याद रखना। तो उसको गुड्स का सिर्फ पोजेशन मिलता है, ओनरशिप नहीं मिलती। अच्छा, अब तुम लोग को थोड़ा याद कराता हूं। एवरेज यूनिट अकाउंट करंट में एक टॉपिक होता था रेडिंग इंटरेस्ट। रेडिंग इंटरेस्ट कब आता था? जब सपोज कर लो फॉर एग्जाम्पल ड्यू डेट तुम्हारी फॉल करती थी अकाउंट्स क्लोजर डेट के बाद। मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारी सपोज कर लो बेटा अकाउंट्स क्लोजर डेट इज 31 मार्च, और सपोज कर लो बेटा आपने 30 जनवरी को कोई बिल ड्रॉ करा और वो बिल जाके ड्यू होना है 1 मई को। तो ड्यू डेट कब फॉल कर रही है? अकाउंट्स क्लोजर डेट के बाद। तो उस केस में हम लोग रेडिंग इंटरेस्ट मेथड यूज करते थे, फिगर्स को नेगेटिव में लिखते थे। अब इसको पढ़ो। The problem of reading interest arises when the due date of transaction falls after the closing date of account current. Is it true? Yes, it is true. तो लिखिए true और आगे लिखिए reading interest arises when the due date falls after the account's closure date, when the due date falls after the account's closure date, full stop. However, the interest computed is written with red ink on the appropriate side, is written with red ink. यार हम लोग रियल लाइफ में तो अपने जब सम्स करेंगे हम तो रेडिंग नहीं यूज करते, हम तो माइनस में शो कर देते हैं, बट प्रैक्टिकली वो क्या होता है? वो रेडिंग से लिखा जाता है। ठीक है, इन द एप्रोप्रिएट साइड। इज दिस क्लियर बेटा? गुड। आगे नेट इनकम इन केस ऑफ पर्संस प्रैक्टिसिंग वोकेशन। अच्छा मुझे एक बच्चा पहले बताओ,
भाई साहब मुझे पहले एक बात बताइए बेटा, सबसे पहले वोकेशन और प्रोफेशन में फर्क क्या होता है ये बताओ। एनीवन, कोई बच्चा मुझे बता सकता है बेटा वोकेशन और प्रोफेशन में क्या फर्क होता है? पहले तुम्हें इसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए। नहीं बेटा, थोड़ी तो इंग्लिश अपने को कभी जिंदगी में सुनी होगी भाई, सुनते जाओ अगर नहीं सुना तो। सपोज कर लो भाई तुम्हारा पैशन है डांसिंग, तुम बहुत कटीले नचनिया हो, मतलब तुम बहुत अच्छा डांस करते हो। कुछ बच्चे होते हैं ना भाई, हम पार्टी में डांस शुरू करते तो खत्म ही नहीं करते हो। तो भाई साहब अब अगर सपोज कर लो तुम्हारा पैशन है डांसिंग, तुमने उसी को प्रोफेशन बना लिया, तुम्हारे पास टैलेंट है, तुम्हारे में कला है डांस करने की, तुमने डांस एकेडमी खोल ली भाई, वो क्या हो गया तुम्हारा वोकेशन। ठीक है। अब भाई साहब जब सपोज कर लो फॉर एग्जाम्पल मैं जब पैदा हुआ था मैंने सोचा नहीं था मैं टीचर बनूंगा, राइट? ना मेरे में कोई टीचिंग वाला कोई सिस्टम था शुरू से, बन गया, प्रोफेशन आ गया भैया, ये प्रोफेशन है। तुम सीए बन रहे हो, वो सीए क्या है? प्रोफेशन। तुम बचपन में पैदा हुए थे क्लास 2 में थे, मैं तो सीए बनूंगा ऐसा सोचा था। क्या तुम्हारे में शुरू से वो कला थी? ये कला है? नहीं, ये सिर्फ तुम्हारी नॉलेज है। तो ये क्या होता है भाई साहब? प्रोफेशन। बड़ा बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब एक बंदा अपना वोकेशन प्रैक्टिस करता है, उसकी नेट इनकम को हम लोग पीएल के थ्रू, हम उसको पीएल के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। नहीं भैया, अगर तुम एनपीओ याद करो तो जैसे डॉक्टर्स होते थे या दूसरे कोई सर्विस क्लास पीपल होते थे, उनके लिए हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर ही बनाते थे, याद है? तो हम लोग वोकेशन के लिए पीएल नहीं बनाते, तो आंसर है फॉल्स। लिखो, नेट इनकम of persons practicing vocation, net income of persons practicing vocation is calculated by preparing income and expenditure account. By preparing income and expenditure account. ठीक है भाई? अच्छा, अब आ जाइए नेक्स्ट। Listed company means a company which has its securities only listed with stock exchange, recognized stock exchange. बड़ा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बात करता हूं लिस्टेड कंपनी मींस अ कंपनी विच हैज इट्स सिक्योरिटीज ओनली लिस्टेड विद नेशनल स्टॉक, नहीं नेशनल नहीं, एनी स्टॉक एक्सचेंज। अब एक नेशनल होता है, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है भाई। तो मतलब लिस्टेड कंपनी का मतलब क्या होता है? जो इंडिया में जितने भी स्टॉक एक्सचेंज हैं उनमें से किसी भी एक में अगर वो लिस्टेड होगा तो वो आंसर ट्रू होता। और उसने बोला ओनली लिस्टेड विद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी जिसको बोलते हैं, एनएससी आपको पता है, एनएससी बीएससी, तो वैसे भी गलत है। तो लिखो आंसर इज फॉल्स। आगे लिखिए, लिस्टेड कंपनी मींस, लिस्टेड कंपनी मींस any company which has its securities, which has its securities listed on any recognized stock exchange, listed on any recognized stock exchange. But answer is clear. Next, partners can share profit or losses in their capital ratio
व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट। बेटा ये फॉल्स ही है। पार्टनरशिप डीड के एब्सेंट होने पे रेशियो इक्वल होता है। इसका जवाब खुद लिख लेंगे, लिखो फॉल्स, और आगे जवाब खुद लिखो। क्योंकि रेशियो इक्वल होता है। देखो भाई, अब जैसे एक ये क्वेश्चन है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब होता है फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स को बनाते वक्त क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं? सर ये कहां मिलेगा? भाई साहब अगर तुम मेरी पुस्तक ही देखोगे जो मैंने तुम्हें दी है, उसमें फाइनल अकाउंट्स के चैप्टर में स्टार्टिंग में थ्योरी, उसकी लिमिटेशंस। लिमिटेशंस मतलब उसमें क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं या क्या क्या ड्रॉबैक्स है। मैं थोड़ा एक दो डिस्कस करता हूं। जैसे अब हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या होता है, हम लोग खाली मनी फैक्टर्स ही देखते हैं, मनी मेजरमेंट। अब जैसे इन्फ्लेशन है, उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते, क्यों? वो हिस्टोरिकल डेटा पे बेस्ड होता है। ठीक है। कई बार हम लोग फाइनल अकाउंट्स थोड़ा पर्सनल बायस्ड हो जाते हैं बनाते वक्त। तो ऐसी बहुत सारे ड्रॉबैक्स है, क्योंकि बहुत, अब जैसे मैं कहता हूं एक वर्कर की क्वालिटी, भैया वर्कर बहुत क्वालिटी वर्क कर रहा है, बट इसको मैं कहीं पर अपने, अच्छा इससे मेरे प्रॉफिट पे इफेक्ट होता है, बिकॉज अगर अच्छा काम करेगा तो प्रॉफिट ज्यादा होंगे। बट आप मुझे बताओ, क्या मैं उसकी क्वालिटी ऑफ वर्क को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड करता हूं? तो ऐसे बहुत सारे ड्रॉबैक्स है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, एक होता है गोइंग कंसर्न, एक होता है कॉस्ट कंसेप्ट। अब बच्चा मुझे बोलेगा सर गोइंग कंसर्न क्या होता है? भाई गोइंग कंसर्न, बिजनेस विल गो ऑन फॉर एवर, लंबे समय तक चलता रहेगा। तुम लोग जितना भी नॉन करंट एसेट या करंट एसेट का क्लासिफिकेशन करते हो, वो किस बेस पे करते हो? कि बिजनेस लॉन्ग टर्म चलेगा। कॉस्ट कंसेप्ट का मतलब क्या होता है? कि हर चीज को हम लोग हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। मतलब कोई भी आइटम होगी भाई, उसको हम किस पे रिकॉर्ड करेंगे? हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस पे। अब आप बच्चे मुझे बताइए, क्या ये कहानी क्लियर है? ओके। अब भाई जरा ये वाली एंट्री सुनना, तो मैं थोड़ा याद कराता हूं। जैसे एक मोहन है बंदा, उसने ये एसेट लायबिलिटी परचेज करे। भाई साहब उन्होंने क्या करा है, अगर एसेट लायबिलिटी परचेज करे हैं, ध्यान से देखिएगा। आपको याद है हम एक ओपनिंग एंट्री करते थे। जैसे पहले हो गया कैश अकाउंट डेबिट, कितने का? 12,000 का। जर्नल एंट्रीज पास करनी, बेटा फॉर्मेट्स बना लोगे आप लोग, फॉर्मेट्स। ठीक है। फिर अगला क्या है मेरे भाई? लैंड 24,000, फर्नीचर 6,000, स्टॉक 12,000। तो 24, 6 और 12। लैंड आ गया बच्चा 24,000, फर्नीचर आ गया मेरे भाई 6,000। सारे बच्चे चेक कर लो। और स्टॉक, स्टॉक आ गया 12,000। क्रेडिटर्स 6,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 12,000। क्रेडिटर्स 6,000, बैंक ओवरड्राफ्ट आ गया बच्चा 12,000। इफ यू रिमेंबर, इनका जो डिफरेंस होता था उसको हम डालते थे कैपिटल में। डेबिट साइड पर आए तो गुडविल, क्रेडिट साइड पर आए तो कैपिटल। भाई 12 और ये हो गया 30 और ये हो गया 12। सो बच्चा ये हो गया अपने पास सारा 54। ठीक है। और इसमें बेटा आ गया 18, बैलेंस आ गया 36,000। चलो नरेशन लिख लेना, बीइंग ओपनिंग एंट्री पास्ट। क्या लिख लेंगे? बीइंग ओपनिंग एंट्री पास्ट। गुड्स आपने डिस्ट्रीब्यूट करे फ्री सैंपल्स के तौर पे, बेटा एंट्री बता सकते हो? इट इज एडवर्टीजमेंट टू परचेजेस। अमाउंट
6,000। नेक्स्ट, गुड्स आपने नवीन से खरीदे, लिस्ट प्राइस 12,000 है, उसको बच्चा आपने दिया है 10% का ट्रेड डिस्काउंट, 300 का कैश डिस्काउंट फॉर क्विक पेमेंट। देखो अगर आप यहां पर, आपको शायद पता होगा ट्रेड डिस्काउंट को किताबों में नहीं शो करते, तो एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट, 12,000 में से 10% पहले ट्रेड डिस्काउंट कट करा, फिगर आ गई 10,800। अब कैश आप कुछ पे कर रहे हो तभी आपको कैश डिस्काउंट मिल रहा है, ये पेइंग सम कैश बेटा, तभी तुम्हें क्या मिल रहा है, कैश डिस्काउंट। ठीक है, अब सुनो बेटा, 300 रुपए का कैश डिस्काउंट है, तो 10,500 की पेमेंट आ गई। आगे सुने, इनकम टैक्स लायबिलिटी। अच्छा, ये इनकम टैक्स लायबिलिटी पे करा, एनीबडी विद एंट्री? यार ये तो एंट्री आनी चाहिए अपने को, ड्रॉइंग्स टू कैश या ड्रॉइंग्स टू बैंक। ठीक है, वैसे पेटी कैश लिखा है तो हम लिखेंगे ड्रॉइंग्स टू पेटी कैश, मतलब हमने कोई इनकम टैक्स की लायबिलिटी पे करी है, ड्रॉइंग्स टू पेटी कैश। अमाउंट है बच्चा मेरे पास 10,200। चलो नेक्स्ट देखो, सुमित इंसॉल्वेंट हो गया और उसके 3,600 रुपए अपने को बेटा आने थे, खाली 50 पैसा ना रुपी आया, मतलब कैश आया 1,800, बाकी क्या हो गया बेटा, 1,800 बैड डेब्ट्स, सुमित का आ गया 3,600। हाँ जी, इज दिस क्लियर? चलो बेटा, ये एंट्रीज नोटेड है, कैन आई एक्सपेक्ट कि आप लोग नरेशंस कर लोगे? वेरी गुड। अब ये देखो, तुम्हारे को कैपिटल और रेवेन्यू, भाई ये दो चीजें हैं, इसको बताना है। अब देखो, इन्वेंट्री डैमेज बाय फायर का तुम्हें इंश्योरेंस क्लेम मिला, रेवेन्यू रिसीव्ड। इज दिस क्लियर एवरीवन? बेटा मेरे पास क्या हो गया, रेवेन्यू रिसीव्ड। बेटा एक मिनट, आपको मैं एक चीज बता देता हूं, इट इज नॉट नेसेसरी कि एक्सपेंडिचर लिखा है तो रिसीव्ड होगा तो तुम उसको भी एक्सपेंडिचर लिख दोगे। अब वो बेटा खाली रेवेन्यू और कैपिटल को क्लासिफाई करने को बोल रहा है, राइट? तो अब अगर रिसीप्ट है तो रिसीप्ट मेंशन करनी पड़ेगी बच्चा, आप अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते हो कि मेरे को वहां एक्सपेंडिचर ही लिखना है। आगे, अमाउंट स्पेंट एज लॉयर्स फीस टू डिफेंड अ सूट। बेटा आप मुझे बताइए, फैक्ट्री साइड का सूट है, बिलोंग टू प्लेंटिव्स लैंड। अच्छा मुझे एक बात बताइए, सिर्फ आपको क्या है कि क्लेमिंग दैट फर्म्स फैक्ट्री साइट बिलोंग्स टू प्लेंटिव लैंड, अब ये कौन सा खर्चा है, कैपिटल की रेवेन्यू? कम ऑन गाइस, देखो मैं तुम्हें दो चीजें बताता हूं, यहां पर बच्चे पर थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। अगर तो वो लैंड को खरीदने में कोई ऐसा लीगल केस या लीगल सूट होता तो वो कैपिटल होता, बस खाली तुम क्या कर रहे हो, अपनी टाइटल को डिफेंड कर रहे हो, मतलब लैंड तुम्हारे पास है बट तुम उसकी सिर्फ टाइटल को डिफेंड कर रहे हो, तो उस केस में वो तुम्हारे लिए क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लैंड को खरीदने के वक्त नहीं है। इज दिस क्लियर एवरीवन? अच्छा आगे सुनिए बेटा, उसने स्पेशल मशीनरी खरीदने के लिए बाहर गया, ये तो ऑब्वियसली क्या हो गया, तुम्हें डिविडेंड मिला। अब देखो जैसे डिविडेंड मिला वो रिसीप्ट है, तो वो क्या हो गई, रेवेन्यू रिसीप्ट। अब इसको मैं क्या बोलूं कि नहीं है बेटा रेवेन्यू रिसीप्ट, आप खुद सोचो इसको क्या बोल दूं, रेवेन्यू रिसीप्ट नहीं है? बेटा एवरीबडी इज क्लियर? किसी बच्चे को डाउट?
अब सुनो भाई, मैं तुम लोग को ना ये 2 सेट करा दिया। अब इसके अलावा 2 सेट तुम्हारे पास और हैं, ये पहले तुम आंसर लिख के लाओगे, फिर डिस्कस करूंगा। ठीक है, विल डिस्कस दिस टुमारो, बट आफ्टर यू राइट डाउन द आंसर्स। मेक श्योर बेटा एवरीबडी इज ट्राइंग दिस। ठीक है, थैंक यू।